अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाजरीन व सामीन आदाब। 19 ज़िक़ादा मुताबिक 11 जुलाई 2020 के अवधनामा वॉइस एडिशन में मैं हारून रशीद आपका खैर मक़दम करता हूँ। सफ़े अव्वल की शुरुआत आज कानपुर के बदनाम ज़माना मुजरिम विकास दुबे के एनकाउंटर की खबर से है, जिसमें कहा गया है कि पुलिस ज़राए ने बताया है कि उज्जैन से कानपुर ला रही पुलिस गाड़ी बर्रा इलाके के कानपुर मोती रोड पर पलट गई। हादसे के बाद भाग रहे विकास की पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि विकास को जुमेरात के रोज मध्य प्रदेश के उज्जैन में गिरफ्तार किया गया था और उसे पुलिस कस्टडी में बरास्ते सड़क कानपुर लाया जा रहा था। विकास दुबे की हलाकत की खबर जब उसकी मां सरला देवी को मिली तो उन्होंने इस ताल्लुक से मीडिया में कुछ भी कहने से मना कर दिया और खुद को अपने घर में बंद कर लिया। उन्होंने पुलिस से कहा कि बेटे विकास दुबे से उनका कुछ लेना देना नहीं है। बताया जाता है कि सरला देवी ने पुलिस से साफ लफ्जों में कह दिया है कि वो कानपुर नहीं जाना चाहती और लखनऊ में ही रहना चाहती हैं। सफे के बाई जानिब खबर में बताया गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा ईदगाह मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज बहस नहीं हो सकी और समाअत आगे 4 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। एक खबर में बताया गया है कि आज रात 10 बजे से लॉकडाउन नाफिज होने के सबब बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, मंडियों और दुकानों पर रोजाना से ज्यादा भीड़ देखी गई। अगरचे लॉकडाउन सिर्फ 55 घंटों के लिए लगाया गया है, लेकिन गुज़श्ता बार के लॉकडाउन के मुद्दत के कई बार बढ़ाए जाने को देखते हुए लोगों ने इस मर्तबा एहतियात बरतते हुए खरीदारी की। इसी खबर के बाद में बताया गया है कि लॉकडाउन में इबादत गाहों पर कोई पाबंदी आयद नहीं की गई है। चाइना का यह बयान भी सफ़े अव्वल पर है, जिसमें उसने कहा है कि चीन और हिंदुस्तान को एक दूसरे के हरीफ यानी दुश्मन के बजाय इत्तेहादी बनना चाहिए। खबर के मुताबिक हिंदुस्तान में चीन के सफीर सोन वेदोंग ने कहा है कि चीन और हिंदुस्तान सरहद पर किसी तरह भी कशीदगी की सूरत हाल नहीं चाहते और दोनों ममालिक को एक दूसरे के हरीफ की बजाय एक दूसरे का इत्तेहादी बनना चाहिए। नाजरीन, चीन के 30 लाख उइगर मुसलमानों को मजहबी कैद में रखने के मामले पर सफ़े के ज़ैल में एक मजमून शाये हुआ है, जिसमें कहा गया है कि चीन के जिनजियांग सूबे में हो रहे 21वीं सदी के सबसे बड़े कत्लेआम पर हिंदुस्तान और पूरी दुनिया को तवज्जो देने की जरूरत है। मजमून में कहा गया है कि चीन के जिनजियांग सूबे में शी जिनपिंग हुकूमत के जरिए स्टालिन तर्ज पर उकूबत खाने यानी सजा घर बनाए गए हैं और उनमें उइगर मुसलमानों को कैद किया गया है। जुल्म और सितम की मुखालिफत कर रहे लोगों के खिलाफ तकरीबन 30 लाख उइगर मुसलमानों को डी रेडिकलाइजेशन कैंपों में कैद किया गया है, जिनको चीन के जरिए री एजुकेशन कैंप के तौर पर मशहूर करके भरम पैदा किया जा रहा है। मजमून में उइगर कारकुन रोशन अब्बास ने इंडिया टुडे के प्रोग्राम न्यूज ट्रैक में चीन के जिनजियांग सूबे में दी जा रही अजियतों का कच्चा चिट्ठा खोलते हुए बताया कि किस तरह से मुस्लिम खवातीन को जबरदस्ती हुआन वंश के मर्दों से शादी कराई जाती है ताकि जिनजियांग सूबे में मुसलमानों की आबादी कम की जा सके। मजमून में कहा गया है कि उन अजियत वाले कैंपों में जिस तरह से उइगर लोगों को ठूंस कर रखा गया है वो सैटेलाइट तस्वीर से जाहिर हो रहा है। अजियती कैंपों की तामीर के वक्त चीन की फौज पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA की फौजी गाड़ियों की मौजूदगी से पता चलता है कि उइगर मुसलमानों को दबाने के लिए चल रहे कंस्ट्रक्शन काम बराह रास्त चीन की फौज के कंट्रोल और निगरानी में है। मजमून में कहा गया है कि जो कैदी उनकी तालीबात को कबूल कर लेते हैं उन्हें छोटे आइटम बनाने वाले कैंपों में मजदूर के तौर पर मुंतकिल कर दिया जाता है, लेकिन जो कैदी चीन की तालीमात को कबूल नहीं करते हैं उन्हें तब तक हरासा और परेशान किया जाता है जब तक वो कम्युनिस्ट पार्टी के नजरिए को तस्लीम न कर ले। सबसे ज्यादा हैरत की बात यह कि चीन का हर मौसम का मित्र यानी पाकिस्तान चीन के जरिए उइगर मुसलमानों पर हो रहे इस तरह के मजालिम पर खामोश है। मौजूद सामीन आदाब, मैं हूं कहकिशा इरफान लेकर हाजिर हूं आपकी खिदमत में अवधनामा के सफर नंबर 2 जहानुमा की सुर्खियां। आलमी खबरों में पहली खबर ईरान से है, जहां सलामती कौंसिल ने आलमी इदारों में जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत केस की पैरवी को ईरान का कानूनी हक करार दिया है। गौरतलब है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की इंसानी हुकूक कौंसिल ने कल जेनेवा में 44वीं अजलास में बाज़ मुल्कों के गैर कानूनी इक़दामात और अमरीका के हाथों जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत की मजम्मत की है। इस तरह ईरान के हाथों अमरीका को एक और शिकस्त नसीब हुई। ईरान के वजीर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि अमरीकी हुकूमत शहीद जनरल कासिम सुलेमानी से जितना उनकी जिंदगी में खौफजदा थी उससे ज्यादा उनकी शहादत के बाद खौफजदा हो गई है। आलमी खबरों में अगली खबर अमरीका से है, जहां सियाह फाम अमरीकी शहरी जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल में मुलविस अमरीकी पुलिस अफसर ने अदालत को एक ऐसी वीडियो दी है
جس میں جارج فلوئڈ کے قتل کے دیگر پہلوؤں پر سے بھی پردہ اٹھ گیا ہے۔ خبر افغانستان سے ہے، جہاں طالبان نے مزید 15 سیکیورٹی اہلکاروں کو رہا کرنے کی خبر دی ہے۔ اس سے قبل بھی 723 قیدیوں کو رہا کیا گیا تھا۔ غور طلب ہے کہ اب تک 4000 سے زیادہ قیدیوں کو رہا کیا جا چکا ہے۔ صفحے پر اگلی خبر جنوبی کوریا سے ہے، جہاں جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول کے میئر پارک وال ہراسانی کے الزام میں مردہ پائے گئے۔ عالمی خبروں میں خبر ویسٹ انڈیز سے ہے، جہاں ویسٹ انڈیز کے معروف کرکٹر مائیکل ہولڈنگ نسلی تعصب پر بات کرتے ہوئے اپنے والدین کے ساتھ ہونے والے واقعے پر آپ دیدہ ہو گئے۔ خبر اسرائیل سے ہے، مشرق وسطیٰ کے ملک اسرائیل میں کورونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والی معاشی صورتحال عوامی رد عمل کا سبب بن رہی ہے اور حکومت کی پالیسیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وبا کی روک تھام کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے سبب عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ حکومت کی ناقص حکمت عملی کی وجہ سے کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ عالمی خبروں میں خبر سعودی عرب سے ہے، جہاں جارح سعودی اتحاد کے اعلی کاروں نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران الحدیدہ میں 198 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ المعصرہ ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق یمنی فوج کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا کہ جارح سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے جنگ بندی کے دعووں کے برخلاف گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یمن کے صوبے الحدیدہ کے المنظر علاقے پر 12 مرتبہ پروازیں کی، جبکہ الحاج شہر پر سعودی اتحاد کے ڈرون طیاروں نے 9 مرتبہ پروازیں کی۔ عالمی خبروں میں خبر پشاور سے ہے، پشاور میں ایک لڑکے اور لڑکی کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا۔ قتل کے الزام میں پولیس نے 3 مبینہ ملزمات کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ صفحہ جہانما کی آخری سرخی ایران اور شام سے ہے، ایران اور شام کے مابین معاہدہ دشمنانہ پالیسیوں کا مقابلہ کرنے کی کوششوں کا نتیجہ۔ غور طلب ہے کہ ایران کی ہتھیار بند افواج کے سربراہ نے شام کے صدر کے ساتھ ملاقات اور گفتگو کی۔ IRIB کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح فوج کے سربراہ میجر جنرل محمد باقری نے کل شام کے صدر بشار الاسد کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں ایران اور شام کے ساتھ دوستانہ اور برادرانہ تعلقات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور شام کے ساتھ دوستانہ اور برادرانہ تعلقات کا فروغ دونوں ملکوں کے عوام کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ خبروں کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ ناظرین، 11 جولائی کے اودھ نامہ کے صفحہ 3 کی پہلی سرخی میں یوپی کے چیف منسٹر آدتیہ ناتھ یوگی کا بیان ہے، جس میں انہوں نے تاکید کی ہے کہ گھر گھر جا کر سرویلانس کرتے ہوئے ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کروایا جائے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق وزیر اعلیٰ نے آج یہاں لوک بھون میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں ہدایات جاری کی ہیں کہ محکمہ شہری ترقیات، محکمہ دیہی ترقیات اور پنچایتی راج اور دیگر متعلقہ اداروں کے ساتھ تال میل قائم کرتے ہوئے صاف صفائی کی خصوصی مہم چلائی جائے۔ مہم کے دوران اینٹی لاروا کیمیکل کا چھڑکاؤ اور فاگنگ کی جائے، پینے کے صاف پانی کی فراہمی ترجیحات کی بنیاد پر یقینی بنائی جائے۔ ٹیسٹنگ صلاحیت بڑھانے کے لیے مستقل کوششوں پر زور دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کی تعداد میں اضافہ کیا جائے، لیب ٹیکنیشین کی تعداد بڑھائی جائے۔ مہم کے دوران یومیہ 15,000 سے زیادہ ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کے توسط سے جانچ کی مؤثر کوشش کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ سرویلانس ٹیم اور ایمبولینس سروس کے مابین بہتر تال میل بھی ہونا چاہیے تاکہ ضرورت پڑنے پر مریض کو فوری علاج کے لیے اسپتال بھیجا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ منریگا سمیت سبھی بڑے تعمیراتی کام جیسے ایکسپریس وے، بڑے پل اور سڑکوں وغیرہ کا کام حسب سابق جاری رہے گا۔ ریلوے اسٹیشنوں اور ہوائی اڈوں پر آمد و رفت رہے گی۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ مسافروں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ انہوں نے ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کے لیے بسوں کا بندوبست کرنے کی بھی خصوصی ہدایات دی ہیں۔ اتر پردیش کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری ہوم اینڈ انفارمیشن جناب اونیش کمار اوستھی نے آج یہاں لوک بھون میں پریس نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعلیٰ نے 10، 11 اور 12 جولائی 2020 کو پوری ریاست میں جاری خصوصی صفائی مہم کے دوران گھر گھر نگرانی کرتے ہوئے ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کرانے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ مہم کووڈ-19 اور دیگر مواصلاتی بیماریوں پر قابو پانے اور صحت سے متعلق شعور بیدار کرنے کے مقصد سے چلائی جا رہی ہے۔ اسی صفحے پر ادارہ تنظیم المکاتب کے مولانا قمر سبتین کے انتقال کی خبر ہے۔ خبر کے مطابق ادارہ تنظیم المکاتب کے بے لوث اور ذمہ دار خدمت گزار مولانا قمر سبتین صاحب قبلہ تابسرا نے داعیہ اجل کو لبیک کہا۔ مرحوم کا تعلق گھوسی مئو سے تھا۔ آپ نے جامعہ نازمیہ لکھنؤ سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد دینی خدمات کے لیے ادارہ تنظیم المکاتب کے ملحقہ مکاتب میں نونہالان قوم کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع کیا، ساتھ ساتھ پیش نمازی اور تبلیغ دین کے فرائض بھی انجام دیتے رہے۔ آپ کی انتظامی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے ادارے کے سب سے بڑے اور اہم شعبے مکاتب کا انچارج مقرر کیا گیا، جسے آپ نے زندگی کے آخری لمحات تک نہایت مدبرانہ انداز سے انجام دیا۔ ساتھ ساتھ جامعہ امامیہ میں تدریس کے فرائض بھی انجام دے رہے تھے۔
यूपी में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 1347 नए मामले सामने आने की खबर भी सफा 3 पर है, जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में जुमे को अभी तक एक दिन में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा 1347 नए मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद रियासत में कोरोना वायरस की मुसद्दिका मुतासिरीन की मजमूई तादाद 33,690 हो गई, जबकि 17 नई मौतों के साथ कोरोना महलूकीन की तादाद 879 पहुंच गई। रियासत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बराए सेहत अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि इस वक्त रियासत में एक्टिव मरीजों की तादाद 11,024 है, जबकि शिफायाब होने वाले मरीजों की तादाद 660 है। उन्होंने बताया कि रियासत में अभी तक 21,787 मरीज मुकम्मल तौर से सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं। अपर चीफ सेक्रेटरी सानवी तालीम आराधना शुक्ला ने बचत भवन के ऑडिटोरियम में MLC दिनेश प्रताप सिंह, विधायक दल बहादुर कवि और डॉक्टर मनोज कुमार पांडे व जिला मजिस्ट्रेट शोभरा सक्सेना समेत अफसरों के साथ अमराज रोकथाम और सफाई मुहिम, फाइलेरिया, मलेरिया कंट्रोल वगैरह मुहिम, जो कि आज से शुरू होकर 12 जुलाई तक चलाई जाएगी। उन्होंने मुहिम को मौसर तरीके से चलाने के लिए अफसरों को हिदायत दी है कि बेदारी, पोस्ट, पंफलेट, वर्कशॉप वगैरह से तवज्जुह से लोगों को बेदार किया जाए और बताया जाए कि पानी वगैरह जमा न होने दें और जहां पानी भरा हो तो मिट्टी का तेल या जला हुआ मोबिल ऑयल डालकर मच्छरों के लार्वा को तबाह करें। मोहतरमा शुक्ला ने सफाई मुहिम को CMO, EMS, DIOS, BSA, EO, DDO, DPRO, DPO, ज़राअत अफसर, ब्लॉक अफसरों वगैरह को हिदायत देते हुए कहा कि मुख्तलिफ महकमों के अफसरान अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से अंजाम दें। मैं हूं कहकिशा इरफान लेकर हाजिर हूं आपकी खिदमत में अवधनामा के सफर नंबर 7 अपना वतन की खबरें। सफर की पहली सुर्खी त्रिपुरा से है, जहां बीजेपी और उसकी इत्तेहादी पार्टी IPF के दरमियान कबायलियों के तरक्की के मसले के सिलसिले में इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। अपना वतन में खबर नई दिल्ली से है, जहां हिंदुस्तान और जनूबी कोरिया ने दिफाई शोबे में ताल्लुकात को मजीद तकवीत देने के एक हिस्से के तौर पर दोनों मुल्कों की मुसल्ह फौज के माबैन ताउन बढ़ाने का अज़्म जाहिर किया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जनूबी कोरिया को अपने हममनसब जोंग क्यूंग डो से टेलीफोन पर बातचीत के दौरान दिफाई सनत और दिफाई टेक्नोलॉजी के दरमियान दोनों ममालिक के दरमियान ताउन मजीद आगे बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। सफे की अगली खबर मध्य प्रदेश से है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के शहर रीवा में वाक़े दुनिया के सबसे बड़े शमसी मंसूबों में से एक रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट को कौम के नाम वक्फ किया। इस मंसूबे से 24% बिजली दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट को दी जा रही है, बाकी 76% बिजली मध्य प्रदेश में इस्तेमाल होगी। सफर के वस्त में खबर श्रीनगर कश्मीर से है, जहां जम्मू कश्मीर जिला पूंछ से ताल्लुक रखने वाले IAS अफसर मोहम्मद एजाज असद को एडमिनिस्ट्रेशन और लिटरेचर के शोबों में नुमाया काम करने के लिए राष्ट्रीय गौरव अवार्ड के लिए नामजद किया गया। इंडिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सोसाइटी की तरफ से ये अवार्ड उन गैर मामूली भारतीय शहरियों को दिया जाता है जो तालीम, सियासत, सोशल वर्क, फाइन आर्ट्स, इंडस्ट्री, साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हैं। खुशी की बात यह है कि मोहम्मद एजाज असद एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हुए उर्दू जबान के एक बेहतरीन शायर भी हैं। बर्फजार उनका पहला शेरी मजमुआ है। अगली खबर जमीयतुल उलमाए हिंद की तरफ से। जमीयतुल उलमाए हिंद और शेखुल हिंद चैरिटेबल सोसाइटी की तरफ से लोक नायक अस्पताल को हेल्थ जानिबदारों के नाम 1000 PPE किट हदिया की गई। जमीयतुल उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने जमीयतुल उलमाए हिंद और शेखुल हिंद हेल्थ प्रोफेशनल्स की जानिब से खिराज तहसीन पेश किया। अगली खबर हैदराबाद से है, जहां उलमाए मशाइख और रहनुमाओं ने तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की कदीम इमारत में वाक़े मसाजिद की शहादत पर वजीर आला चंद्रशेखर राव की माजरत खाही और नए सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स में उसकी तामीर जदीद से मुताल्लिक वजाहत देने पर इस मौक़िफ़ को वाज़ेह किया कि जहां एक मर्तबा मस्जिद कायम की जाती है वो ताक़यामत मस्जिद करार पाती है। इसलिए मसाजिद उन्हीं मकामात पर दोबारा तामीर कराई जाएं, क्योंकि मसाजिद के इन्हदाम पर तेलंगाना के वजीर आला का सिर्फ इजहार अफसोस काफी नहीं है। खबर मुंबई से है, जहां उत्तर प्रदेश की तालीमी दुनिया की एक मारूफ शख्सियत डॉक्टर अब्दुल बारी का इंतकाल हो गया। डॉक्टर अब्दुल बारी मुल्क के मशहूर मारूफ दीनी तकनीकी और रिफाही इदारा जामिया इस्लामिया खैरुल उलूम डुमरियागंज और उसके तमाम झैली इदारों के बानी थे। अपना वतन की अहम खबरों में एक अहम खबर, दहशतगर्द विकास दुबे के तसादुम की गैर जानिबदाराना तहकीकात की जानी चाहिए। खबर मुंबई से है। मुंबई के समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के रियासती सदर अबू आसिम आजमी ने एनकाउंटर की नवैयत पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये तमाम स्क्रिप्ट झूठ है। उन्होंने इस वाक़े के गैर जानिबदाराना तहकीकात करने और विकास दुबे की हिमायत करने वाले मुजरिमों को सजा देने का मुतालबा किया है।
विकास दुबे के इनकाउंटर की खबर पर अबू आसिम आजमी ने कहा कि कल उसे गिरफ्तार किया गया और आज इनकाउंटर ये झूठी और गलत स्क्रिप्ट है। अगर वो जिंदा होता और उससे पूछगछ की गई होती तो उसके साथियों के नाम भी सामने आते। नाज़रीन, अवधनामा के सफ़े आखिर की पहली सुर्खी में कानपुर के विकास दुबे के इनकाउंटर पर अपोजिशन लीडरों के बयानात हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश के कानपुर वाक़े की तहकीकात सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करवाने का मुतालबा करते हुए कहा है कि इस तरह शहीद पुलिस अहलकारों को इंसाफ मिल सकेगा। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने मुठभेड़ को फर्जी करार देते हुए ट्वीट किया कि दरअसल ये कार नहीं पलटी बल्कि राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। वहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सरबराह ओम प्रकाश राजभर ने भी अपने ट्वीट में लिखा कि जिसका अंदेशा था वही हो गया। कानपुर सानहे का कलीदी मुलजिम विकास दुबे अगर मुंह खोलता तो कई बड़े लीडर और अफसर अपना मुंह खोलने लायक नहीं रहते। कोई तो बड़ा शख्स है उसके पीछे जो नहीं चाहता था कि विकास दुबे मजिस्ट्रेट के सामने सच्चाई बताता। इससे पहले ही उसकी जबान बंद कर दी गई। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कानपुर केस की सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज से जांच का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने विकास दुबे जैसे बदमाश की परवरिश की, उन्हें पाला पोसा, उनकी असलियत को सामने आना चाहिए। जब तक असलियत बदमाशों लीडरों के दरमियान साजबाज और आवाम के सामने असलियत सामने नहीं आएगी तब तक इंसाफ नहीं होगा। उन्होंने जांच का मुतालबा करते हुए सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो के जरिए इल्जाम लगाया कि सारा मुल्क देख रहा है कि बीजेपी हुकूमत ने उत्तर प्रदेश को जराइम की रियासत में बदल दिया है। सफे के बाई जानिब खबर में कहा गया है कि CMS में फीस इजाफे पर तलबा के सरपरस्त फीस के खिलाफ अदालत जा सकते हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी ने कहा कि गुज़श्ता साल दूसरी बार बने सेंट्रल की नरेंद्र मोदी हुकूमत को 4 चैलेंजेस मिले और वो चारों में पूरी तरह फेल हो गए। ये 4 चैलेंजेस इक्तिसादी मोर्चा, भारत चीन सरहदी तनाज़ा, बेरोजगारी और कोरोना वबा है। गैर दूर अंदेशी और नाअहलियत और सरमायादारों की तिजोरी भरने के चक्कर में मोदी जी इन मुद्दों पर नाकाम साबित हुए हैं। मिस्टर तिवारी ने रियासती हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि रियासत का कानून नज़्म नस्क पूरी तरह बदहाल हो चुका है और क्राइम मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। इसी सफ़े पर 10वीं और 12वीं के बोर्ड इम्तिहानात में यूनिटी कॉलेज के 100% नताइज की खबर है, जिसमें मुमताज फीसद हासिल करने वालों की तस्वीर भी शाये की गई है। लोरेटो डे स्कूल की तालिबा मनशा फातिमा की भी तस्वीर के साथ खबर है, जिसमें बताया गया है कि मनशा फातिमा ने ISC दर्जा 12 के नताइज में 97% नंबर हासिल कर सिर्फ स्कूल का ही नहीं बल्कि अपने वालिदैन का नाम रोशन करते हुए उनका सर फख्र से बुलंद कर दिया। दबिस्तान काकोरी के मारूफ शायर शारिब कौसर अलवी की मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल की खबर भी सफ़े आखिर पर नुमाया है। खबर के साथ प्रोफेसर सिराज अजमली का क़तए तारीख वफात भी शाये किया गया है, जो इस तरह है। आज बवक़्ते शाश्त सिराज शख्सियत तख्लीकी रफ्त, नेक शरीफ सआदत खू सदनाज़े काकोरी रफ्त, उनकी हिम्मत पर हसीरान सब कहते माजूरी रफ्त, सादा लौह मतानत खू यक फर्द लखनवी रफ्त, जब रुखसत हुए आई सदा शारिब कौसर अलवी रफ्त। सफ़े के ज़ैल में खबर है कि यूपी बोर्ड इम्तिहानात के नताइज में हाई स्कूल में 94% नंबरात के जरिए लखनऊ में पहला मकाम और यूपी में 9वां मकाम हासिल करने वाली तालिबा अलीशा अंसारी को आज शेरवानी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे एहतिमाम जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद अली नईम राजी के हाथों एजाज से नवाजा गया। वहीं डॉक्टर खुर्शीद जहां की बेटी अना इम्तियाज ने ICSE बोर्ड हाई स्कूल में 93% नंबर हासिल कर शहर का नाम रोशन किया है। वाज़ेह है कि अना इम्तियाज डेबल कॉलेज सेक्टर 15 इंदिरा नगर लखनऊ की होनहार तालिबा है। नूरिया फातिमा लामार्टिनेस गर्ल्स कॉलेज ने ISC 2020 में 95.5% नंबर हासिल किए। उन्होंने कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और साइकोलॉजी में पूरे 100 नंबर हासिल किए, जबकि अंग्रेजी में उन्हें 98 नंबर मिले। इसके अलावा आज राजधानी में 87 नए कोरोना मरीजों के मिलने की खबर है। अवधनामा का पूरा अखबार तफसील से पढ़ने के लिए www.awadnama.com पर विजिट करें। नाजरीन व सामीन, पेश खिदमत है अवधनामा में शायद सियासी, अदबी और मुतफरिक मज़ामीन की तलखीस और उनका तारुफ। जुर्म की एक कहानी का खात्मा उन्वान से अखबार ने अपने इदारे में लिखा है कि विकास दुबे जैसे शातिर मुजरिम को पुलिस ने एक ड्रामाई मुठभेड़ में उसके अंजाम तक पहुंचा ही दिया और उसके साथ ही वो तमाम राज जो पुलिस और सियासत के गलियारों में हलचल मचा सकते थे उसी के साथ खत्म हो गए। हालांकि ये खदशा पहले से ही जाहिर किया जा रहा था कि उसका इनकाउंटर किया जा सकता है। आलमी यौम आबादी, बढ़ते मसाइल और कम होते वसाइल
मसाइल के उन्वान से इसी सफ़े पर डॉक्टर सैयद अहमद कादरी लिखते हैं कि जिंदगी के उन अहम उमूर पर एक नजर डाली जाए तो हम ये भी देखते हैं कि दुनिया में इंसान बढ़ रहे हैं और मुश्किल हालात की वजह से इंसानियत दम तोड़ रही है। लोगों के दरमियान से रवादारी, खुलूस और मोहब्बत, यकजहती, तहजीबी कदरें और इंसानी रिवायात का फुकदान बढ़ता जा रहा है। खुराक की कमी बहुत सारे ममालिक में आम है। इस वक्त कई मुल्कों में बच्चों की बड़ी तादाद तग़ज़िया की कमी का शिकार है। औरतें खुराक की कमी की वजह से एनीमिया से जूझ रही हैं। बढ़ती बेरोजगारी से गुर्बत और अफलास में भी इजाफा हो रहा है। वहीं नूरुल्लाह नूर अपने मजमून बउनवान विकास दुबे इनकाउंटर या शूटिंग में लिखते हैं कि आखिर हर बार जब हक़ायक़ सामने आने वाले होते हैं तो इस तरह की वारदात क्यों अंजाम पजीर हो जाती है। आखिर ये बरसरे इक़्तिदार लोग कब तक अवाम को बेवकूफ बनाते रहेंगे और हमारी पुलिस जहां पर मुस्तैद होना चाहिए वहां पर तो खामोश तमाशाई बनी रहती है और जहां ऐसे मौके आते हैं तो हरकत में आ जाती है। हालांकि उस मलून को तो मरना ही था, मगर उसके जरिए जो बेशुमार जराइम पेशा लोगों की पोल खुलने वाली थी आखिर वो भी बंद हो गई। आखिर एक हथकड़ी में जकड़ा हुआ शख्स भागने की कोशिश कैसे कर सकता है और पुलिस का ही एनकाउंटर करके कैसे भागने की कोशिश कर सकता है। इस तरह तो कभी भी जराइम काबू में नहीं आएगा, बल्कि कल को पैसे की खातिर और सस्ती शोहरत के चक्कर में इस दलदल में और फंसता जाएगा और फिर न जाने कितने लोगों की जान से वो खेलता रहेगा। अदबी सफे पर कौसर मजहरी का मजमून मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी का नावल पो के मान की दुनिया की पहली किस्त शाये हुई है, जिसमें आप लिखते हैं कि आज के तनाजुर में अहम बात यह है कि कायनात और अशियाए कायनात की तफहीम में नावल निगार कितना कामयाब है। मौजू का इंतखाब और फिर उसकी पेशकश जो वाक़े, हादिसे, वक़ूए वगैरह को ज़मा मका यानी स्पेस टाइम से हम आहंग करके एक तख्लीकी फनपारा बना देती है, वो कैसी है और हम उससे कहां तक मुतमईन है। एक सच्चे फनकार के लिए जरूरी है कि मौजू को परखने, उसकी छान फटक करने के बाद ही नावल के लिए उसे मुंतखब करे। यह भी ख्याल है कि नावल एक आर्टिस्टिक जेनर है, यानी अगर मौजू आर्ट नहीं बन पाता तो उसकी कसौटी पर नावल पूरा नहीं उतर सकता। मेरा तो मानना है कि नावल महज एक जेनर नहीं बल्कि उसके दो कदम आगे की चीज यानी एक डिसिप्लिन है। जाहिर डिसिप्लिन के मालहू व मा अलैह यानी कॉन्प्रोज से आप बखूबी वाकिफ हैं। हुसैन कुरैशी का मुख्तसर अफसाना सोच भी इसी सफ़े पर है, जिसका एक इक़्तिबास यूं है। आज सुबह से ही घर के कोने कोने की सफाई जंगी तौर पर शुरू है। कमरों की छत, दीवार, फर्श, किचन और सहन की सफाई में सभी अपनी जिम्मेदारी में मसरूफ थे। वालिदा ने अलमारी में महफूज रखी हुई प्लेटें, जग, गिलास, कप और दस्तरखान भी बाहर निकाल लिए। मैंने पूछा, ये सब किस लिए हो रहा है? जवाब मिला, मेहमानों के लिए। मैंने कहा, ये सब बेहतरीन दिलकश साजो सामान और आराइश रोज अपने लिए क्यों नहीं इस्तेमाल होते हैं? इसके अलावा शाद आजमी नजवी के कुछ अफसानचे और शौकत महमूद शौकत की गजल भी अदबी सफ़े की जीनत है। मुतफर्रिक मज़ामीन के सफ़े पर सरफराज अहमद कासिमी के मजमून मजहबी इदारों से वाबस्ता उलमा और खुद्दाम फाका कशी की राह पर की पहली किस्त शाये हुई है, जिसमें आप लिखते हैं कि उलमाए सलफ के हालात का मुताला करे तो साबित होता है कि वो किसी किस्म की माशी जद्दोजहद को अपने लिए बाइसे आर नहीं समझते थे। इमाम अबू हनीफा, हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक और इमाम दाऊद इब्न अबी हिंद रहमतुल्लाहि अलैहिम अजमाइन कपड़े के ताजिर थे। इमाम बुखारी के उस्ताद हसन बिन रबी कूफी बोरिया बेचते थे, उनका लक़ब ही बवारी पड़ गया। इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह तांबे की तिजारत करते थे। हाफिज अल हदीस इब्न रूमिया दवाएं बेचते थे। अबुल फजल दमिश्की रहमतुल्लाह अलैह नज्जार यानी बढ़ई थे। इमाम इब्न खाजिया रहमतुल्लाह अलैह, अबू सईद नहवी और इब्न ता रहमतुल्लाहि अलैहिम अजमाइन किताबत करते थे। फिक़ह हनफी की मशहूर किताब मुख्तसर अल कुदूरी के मुसन्निफ का नाम कुदूरी इसलिए पड़ गया कि वो हांडी बनाते थे। अरबी जबान में हांडी को कद्र कहा जाता है। इसी साहिब इल्म को कसब बालिश से आर हो भी कैसे सकता है। मोहम्मद अरशद अली का मजमून बउनवान यहाँ असली कम बहरूप बहुत सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाली बहनों के नाम शाये हुआ है, जिसमें आप लिखते हैं कि मैं मुस्लिम बहनों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल से बिल्कुल मना नहीं कर सकता, लेकिन दस्तबस्ता इतनी गुजारिश जरूर करूंगा कि आप अच्छे मज़ामीन पढ़ें, प्यारी बातें लिखें और शेयर करें, लेकिन राबता सिर्फ उन्हीं सहेलियों से रखें जिन्हें आप जाती तौर पर जानती हों। सिर्फ फेसबुक फ्रेंड होने की वजह से किसी लड़की को भी न अपना नंबर दें और न ही अपनी तस्वीर, क्योंकि यहाँ उलझे उलझे रूप बहुत, असली कम बहरूप बहुत। सफर पर आखिरी मजमून की शक्ल में शीबा कौसर का मजमून दुनिया भर में मुहाजिरीन की बढ़ती तादाद एक लम्हा फिक्रिया शाये हुआ है, जिसमें आप लिखती है कि सच यही है कि इंसानी आबादी कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, बल्कि ये तो कुदरत की तरफ से दुनिया वालों के लिए एक मौका फराहम करता है। जो मुल्क कौम उस वसाइल का सही इस्तेमाल करती है वो दुनियावी तरक्की के दौर में आगे बढ़ जाती है। शर्त यह है कि ईमानदाराना और मुनसिफाना निजाम कायम हो और बेहतर मैनेजमेंट के साथ इंसानी वसाइल का इस्तेमाल किया जाए। अब होश के नाखुन लें ये अहले सितम, वरना रखता है कलम मिसले तलवार अवधनामा।